नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। पिछले 3-4 दिनों से जो भयंकर गिरावट हमें निफ्टी 50 में देखने को मिली थी, 11,300 के आसपास हाई बनाने के बाद हमें 400-500 पॉइंट की गिरावट तो देखने को मिली गई थी, लेकिन आज फिर से तेजी देखने को मिली है। 200 पॉइंट की आज हमें तेजी देखने को मिली है। तो क्या है इस तेजी के पीछे का रीजन, और साथ ही साथ निफ्टी 50 इंडेक्स में एक बड़ा बदलाव आया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या ये रियल रैली है या फिर यहाँ पर मैनिपुलेशन चल रहा है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहां पर सबसे पहले उस बदलाव के बारे में बात करने वाले, तो ये है निफ्टी 50 का वेटेज जो पहले हुआ करता था। रिलायंस इंडस्ट्री में वेटेज हुआ करता था 12.45% का, यानी कि पहले भी रिलायंस अच्छा खासा वेटेज रखता था निफ्टी 50 में। रिलायंस अकेला ही इतना पावरफुल था कि निफ्टी को ऊपर या नीचे भी लेकर जा सकता था। लेकिन जो लेटेस्ट हमें देखने को मिला है, वेटेज चेंज हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का वेटेज हो चुका है 14%, यानी कि रिलायंस में और भी ज्यादा पावर आ चुकी है। रिलायंस और भी ज्यादा यहां पर पावरफुल होता हुआ नजर आ सकता है। अगर रिलायंस में तेजी दिखाई देगी तो साफ साफ हमें निफ्टी में भी तेजी दिखाई देगी। अगर दूसरे चेंज के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, दोनों में आप देख पाएंगे 10.65, 6.99 यहां पर हमें कटौती देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक में 9.56% की वेटेज हो चुकी है और एचडीएफसी लिमिटेड में 6.59% की। अगर बात करें नेक्स्ट इन्फोसिस के बारे में, तो इन्फोसिस में 6.21% की वेटेज थी, जो कि बढ़कर इस बार 7.56% हो चुकी है। अगर बात करें टीसीएस के बारे में, तो वो थी 5.04% का वेटेज, जो कि बढ़कर 5.12% हो चुका है। अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, तो 5.25% का वेटेज था, जो कि कम होकर 4.8% का हो चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक का वेटेज था 4.59%, जो कि अभी कम होकर यहां पर हो चुका है 4.27%। अगर बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, तो 4.49% का वेटेज देखने को मिला था, जो कि कम होकर 4.22% हो चुका है। आईटीसी के भी बारे में बात करेंगे। आईटीसी में 3.92% का वेटेज देखने को मिला था, जो कि कम होकर 3.62% का हो चुका है। और एयरटेल में भी हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, कटौती देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल का वेटेज 3.1 था, जो कि कम होकर 2.85% हो चुका है। तो यहाँ पर साफ साफ हमें पता चलता है कि बीएफएसआई सेक्टर में, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में ही यहाँ पर वेटेज कम होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो एचडीएफसी हो, एचडीएफसी लिमिटेड हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या कोटक महिंद्रा बैंक हो, यहाँ पर हमें वेटेज कम होता हुआ नजर आ रहा है। और वेटेज कहाँ पर बढ़ा है वो तो साफ साफ दिखाई देता है। रिलायंस इंडस्ट्री में 14% का वेटेज दे दिया है, और साथ ही साथ इन्फोसिस और टीसीएस में भी वेटेज बढ़ा है। इसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। निफ्टी 50 हमारे इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि अगर हमारी निफ्टी 50 ऊपर जा रही है तो ऐसा लगेगा कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, यानी कि हमारी इकोनॉमी बढ़ती हुई नजर आती है। तो उन्हीं स्टॉक्स में ज्यादा वेटेज दिया जाएगा जो कि ऊपर जाने की क्षमता रखते हैं। तो यहां पर आपको पता ही होगा, रिलायंस इंडस्ट्री में तो आग लगी हुई है, अलग अलग न्यूज आ रही है। यहां पर जियो की वजह से काफी ज्यादा भयंकर तेजी रिलायंस इंडस्ट्री में बनी हुई है। तो यहां पर वेटेज उन्होंने बढ़ा दिया है, जिससे निफ्टी 50 भी हमें ऊपर दिखाई देगा। और साथ ही साथ कोरोना वायरस का पैंडेमिक कितना लंबा चलेगा ये कोई बता नहीं सकता, और उसकी वजह से सबसे जो ज्यादा इजी कामकाज कर पाएंगी वो कंपनीज है, आईटी कंपनीज। वर्क फ्रॉम होम करना बहुत ईजी है, इसलिए इन्फोसिस और टीसीएस में भी वेटेज यहां पर बढ़ा दिया है। और साथ ही साथ ये तो आपको पता ही है कि बैंकिंग सेक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है। तो यहां पर आप देख पाएंगे एनबीएफसी और बैंक्स की वेटेज यहां पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो दिग्गज से दिग्गज एचडीएफसी बैंक ही क्यों ना हो। निफ्टी 50 के वेटेज में चेंज आने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में मैं जरा बताना चाहूंगा। ये पहले मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाना चाहूंगा, कैसी मूवमेंट हमें यहाँ पर जून के स्टार्टिंग के महीने से देखने को मिले। आप वो नोट कीजिए, यहाँ पर तेजी देखने को मिली, फिर थोड़ी सी गिरावट, फिर तेजी, फिर थोड़ी सी गिरावट, फिर तेजी, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर से गिरावट देखने को मिली, फिर तेजी देखने को मिली। और हमें यहाँ पर 3-4 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन वो तेजी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये जो चार्ट मैं आपके सामने लाया हूं, ये चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्री का। यहां पर भी जून के महीने से देखेंगे थोड़ी सी तेजी, फिर थोड़ी सी वीकनेस, फिर से तेजी, वीकनेस, तेजी, वीकनेस, तेजी, वीकनेस, तेजी, वीकनेस। यहां पर आप देख पाएंगे, अगर करंट सिचुएशन को अगर हम देखेंगे तो हमें 3-4 दिनों से रिलायंस में भी वीकनेस देखने को मिल रही है। इसीलिए निफ्टी 50 भी नीचे आ रहा है, और रिलायंस में आज 7% की भयानक तेजी हमें देखने को मिली, और इसी के कारण निफ्टी 50 भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आपको पता ही होगा निफ्टी 50 एक इंडेक्स है,
जैसा स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे वैसा ही निफ्टी 50 परफॉर्म करेगा। कि जितना वेटेज स्टॉक्स को दिया जाएगा, सपोज भारतीय एयरटेल को 15% का वेटेज दे देंगे तो भारतीय एयरटेल जो हिसाब से मूव करेगा वो हिसाब से ही हमें निफ्टी 50 मूव करता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि हमें निफ्टी 50 ऊपर दिखाई देता है तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तेजी दिखाई देती है। स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर के साथ ये बहुत ही होता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई देगा कि मार्केट में तेजी है, तेजी है, तेजी है, क्योंकि निफ्टी 50 ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि जो उनके जो टॉप वेटेज वाले शेयर्स हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गया वो ऊपर ही जाते जा रहे हैं। न्यूज़ आ रही है यहाँ पर हमें डेब्ट कम होता हुआ नजर आता है। ये अच्छी अच्छी न्यूज़ है जिसकी वजह से रिलायंस ऊपर जा रहा है। अच्छी बात है, कंपनी में कोई भी बुराई नहीं है, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। लेकिन यहाँ पर कैसे इंडेक्स को मैनिपुलेट किया जाता है ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को नहीं देखना चाहिए, पूरी मार्केट पर थोड़ी सी नज़र घुमानी चाहिए। अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर बाय करने के बारे में सोचना चाहिए, वरना हम सिर्फ और सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि हमें यहाँ पर तेजी ही देखने को मिल रही है और बाकी जो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल होती है जो कि अच्छे प्राइस पर भी मिल रही होती है उसे हम मिस कर जाते हैं। आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में एक पोस्ट डाला था, निफ्टी क्लोज 203 पॉइंट्स अप, की कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्री 118 पॉइंट्स, एचडीएफसी बैंक 40 पॉइंट्स, एचडीएफसी लिमिटेड 17 पॉइंट्स, आईसीआईसीआई बैंक 12 पॉइंट्स, एक्सिस बैंक 7 पॉइंट्स। और अगर बात करें एनएससी के टर्नओवर के बारे में तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, हम यहाँ पर आगे की बात शुरू करेंगे। अगर ये स्टॉक्स ना होते तो विदाउट देम निफ्टी इज अप जस्ट 9 पॉइंट्स। तो ये समझने की बात है, यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए वरना आप यहाँ पर रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, रिलायंस को ही देखते रह जाएंगे, दूसरे अच्छे स्टॉक जो नीचे मिल रहे हैं उनको भी आप मिस कर जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। आपको रिलैक्सो क्या अच्छा नहीं लगता? रिलैक्सो क्या ब्लू चिप स्टॉक नहीं है? वो भी अच्छी कंपनी है, लेकिन वो भी मार्केट ऊपर होने के बावजूद स्टॉक नीचे दिखाई दे रहा है। पिडिलाइट इंडस्ट्री हो गया, आईजीएल है, फाइजर जैसी कंपनीज, एबॉट इंडिया है, अच्छी अच्छी कंपनीज मैं आपको बताता रहता हूं जो कि अच्छे प्राइस पर भी मिलती है। तो यहां पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, स्टॉक्स पर नजर डालिए। निफ्टी कहां जा रहा है उसे भूल जाइए, क्योंकि निफ्टी टोटली अभी यहां पर हमें रिलायंस पर ही डिपेंड करता हुआ नजर आता है। अगर रिलायंस में कोई अच्छी न्यूज आ गई तो वो पूरे का पूरा मार्केट ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि अभी वेटेज 12.5% से बढ़कर 14% का हो चुका है। और अगर रिलायंस में कोई बुरी डील भी आ जाती है, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि सऊदी अरामको की डील यहां पर कैंसिल होती हुई नजर आती है, तो पूरी की पूरी मार्केट रिलायंस अकेला नीचे खींचता हुआ भी नजर आ सकता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इंडेक्स को ऊपर ले जाने के लिए अच्छे स्टॉक्स की जरूरत होती है। और अच्छी बात है कि एनएसई ट्राई कर रही है कि उनका इंडेक्स ऊपर ही रहे, लेकिन ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर यहां पर फंस जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को देखते रह जाते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना भूल जाते हैं। इसलिए मैं बार बार मैं आपको यही कह रहा हूं, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। जो स्टॉक्स में आपको वैल्यू दिखाई दे रही है वहां पर ही बाइंग कीजिए, अच्छे स्टॉक्स पर बाइंग कीजिए, उतना ही मैं कहना चाहूंगा। बाकी डिसीजन आपका है, बाकी आपके पैसे हैं, आपका रिस्क है, कौन से स्टॉक्स पे पैसा लगाना है, कौन से लेवल पर लगाना है, ये भी आप ही का डिसीजन रहने वाला है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।